बिहार में करीब 25 सालों से दो मुख्यमंत्री के चेहरे देखने के लिए मिले हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी। इन दो विकल्पों के बीच बिहार की जनता को तीसरा विकल्प नजर नहीं आया। अब जब 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, तो एक नया चेहरा बिहार की गलियों में नजर आ रहा है। नाम है प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार आज भी वहीं के वहीं बरकरार हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर से बिहार में अपनी सत्ता काबिज करने की तैयारी कर रहा है। लालू प्रसाद यादव का जो नेतृत्व है वो उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ पे है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने काफी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें सत्ता की लालसा जो थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। इस बार एक बार फिर से तेजस्वी यादव भी अपना दमखम लगा रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जात पात, रोजगार, बेरोजगारी, हर मुद्दे को उठा रहे हैं और जनता के बीच में एक्टिव हो चुके हैं। चुनाव नजदीक है तो मैदान पर नजर आ रहे हैं। तीसरा विकल्प क्या है? बिहार में तीसरा विकल्प नजर नहीं आया। या तो नीतीश कुमार, या तो इससे पहले लालू प्रसाद यादव और इससे पहले कांग्रेस। तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको 10 से 15 सालों पहले तमाम राजनीतिक दलों के साथ गलबैयां करते नजर आ रहा था, जो बंगाल में टीएमसी को बताता था कि भाजपा के खिलाफ क्या करना है, जो बिहार में जेडीयू को बताता था कि आरजेडी के खिलाफ क्या करना है, जो कभी केंद्र में या कहूं कि दिल्ली की राजनीति में बीजेपी को भी 2014 में बता रहा था कि अपने चुनाव अभियान में क्या करना है। 2022 में जो कांग्रेस के लिए पूरा एजेंडा सेट कर रहा था कि कैसे कांग्रेस को रिवैम्प किया जा सकता है। अब 2025 का जब बिहार का विधानसभा चुनाव आया तो यह व्यक्ति उठकर सामने आया। इस व्यक्ति ने कहा कि बिहार को क्या मिल रहा है। जो व्यक्ति पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों के साथ काम कर देश की जनता के सामने कौन से मुद्दे रखकर उनको लुभाना है। पश्चिम बंगाल में जो व्यक्ति ममता बनर्जी को यह सिखाता था कि कैसे पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करके आपको अपने वोट बैंक को काबू में करना है, कैसे आपको अपने वोट बैंक को बरकरार रखना है, वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी को यह समझा रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार से भरी हुई कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी जो परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमती है, कैसे वो अभी भी जनता के सामने जा सकती है, जनता का वोट बैंक हासिल कर सकती है। आज वो व्यक्ति बिहार में है। 3 सालों से वो व्यक्ति अपने आप को बिहार का सबसे बड़ा मसीहा बनकर दिखा रहा है। नाम है जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर। और ये बातें मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी प्रशांत किशोर से कोई दुश्मनी है या मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन ये बातें खुद प्रशांत किशोर कहने पर हर किसी को मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि रंग जो होता है वो जब गिरगिट बदलती है तो उससे शोभा देता है, लेकिन यही रंग जब कोई व्यक्ति बदलने लगता है तो उसका रंग आम जनता को नजर आने लगता है। सिवान की बात कर रहा हूं मैं। बिहार का एक जिला है, बाढ़ पीड़ित जिला है सिवान। सिवान का एक गांव है जहां प्रशांत किशोर गए हुए थे। सफेद कुर्ता पैजामा उन्होंने पहना हुआ था, फूलों से लदी हुई एक जीप में एक छोटे से गांव में सिवान के उतरे। वहां पर प्रशांत किशोर के लिए एक बहुत बड़ी जनसभा की तैयारी थी। सामने का जो मैदान था वो पूरी तरह भरा हुआ था और तस्वीर कुछ ऐसी बयां हो रही थी मानो कोई बहुत बड़ा राजनेता मंच पर आने को तैयार है, जिसको सुनने के लिए जनता ललायत है। बिहार की भूखी प्यासी जनता, बिहार की रोजगार की मारी जनता, मानो पूरी कहानी सेट है। ये बिहार मानो 2025 का नहीं है, ये बिहार कहीं आप मान लीजिए 50-55 साल पुराना बिहार है। ऐसी तस्वीर सेट होती है। मंच पर प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि इस बार आप वोट क्या सोच कर देंगे, इस बार आप वोट किसे देंगे वो आप तय करेंगे, लेकिन इस बार आप वोट राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं देंगे, इस बार वोट आप 5 किलो अनाज पर नहीं देंगे, इस बार वोट आप जात के नाम पर नहीं देंगे, इस बार वोट आप अपने बेटे के नाम पर देंगे। प्रशांत किशोर ये बिहार की जनता को बताते हैं, सिवान में उस गांव की जनता को बताते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्याओं को एक नेता दूर करने का भी नहीं आएगा, बिहार का बेटा दूर करेगा। मैं हूं वो बिहार का बेटा। आप मुझे वोट मत दीजिए, आप मेरा काम देखिए, मैं आपके सामने क्या बता रहा हूं। पूरा भाषण चलता है प्रशांत किशोर का। भाषण के बाद
प्रशांत किशोर अपनी गाड़ी में लाव लश्कर के साथ लौट जाते हैं। सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर के इस पूरे रैली के लिए ये जो भीड़ आई थी उन्हें सुनने, जिसमें महिलाएं बैठी हुई थी, अगर आप उस तस्वीर को जाकर देखेंगे, गूगल पर आप सर्च करेंगे प्रशांत किशोर सिवान रैली, तो आप तस्वीर को देखिएगा। घर में काम करने वाली महिलाएं जो सामान्यतः बहुत निचले तबके की नजर आएंगी, निचले तबके के लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुत गरीब तबके से नजर आएंगे, उसमें आपको मिडिल क्लास बहुत कम नजर आएगा, वहां पर आपको मजदूर वर्ग नजर आएगा उस रैली में खड़े हुए, और कुछ युवा नजर आएंगे। नैरेटिव सेट होता है कि बिहार में सिवान ही नहीं बल्कि 243 सीटों पर प्रशांत किशोर को सुनने के लिए बिहार की जनता बेकाबू है। बिहार की जनता प्रशांत किशोर को सिर आंखों पर बैठा चुकी है और अपने विकल्प के तौर पर बस सुनने के लिए तैयार है। मानो नवंबर में चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी किनारे हो जाएगी, नीतीश कुमार किनारे हो जाएंगे, तेजस्वी यादव किनारे हो जाएंगे और प्रशांत किशोर को 243 सीटों में से करीब 200 सीटों पर जीत दिलाकर बिहार की जनता मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देगी। यह नैरेटिव पूरे बिहार में चलाया जा रहा है और यह चलाने के लिए प्रशांत किशोर से काबिल व्यक्ति कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। प्रशांत किशोर बखूबी जानते हैं, यह पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रशांत किशोर किसी राजनीतिक चुनाव में अपनी शिरकत कर रहे हैं। 2014 से पहले से प्रशांत किशोर ये सब करते आए हैं, उन्होंने इसी की कमाई की है। आज प्रशांत किशोर का नाम अगर राष्ट्रीय मीडिया में होता है तो वो सिर्फ इसीलिए होता है। प्रशांत किशोर को आपने कभी देखा नहीं होगा कि चुनाव से पहले वो बिहार में कभी मौजूद रहे हों। बिहार को तो बहुत पहले छोड़ दिया था जेडीयू के उपाध्यक्ष से प्रशांत किशोर। अगर उनको राजनीति में ही आना था प्रशांत किशोर को, और आज वो कह रहे हैं कि राजनेता भला नहीं करता था, तो तब आपने जेडीयू का उपाध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा था? क्योंकि तब आपकी शायद ख्वाहिश कुछ और थी, तब आपको केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई पद चाहिए था और यह बात निकलकर सामने आई थी। प्रशांत किशोर एक कंपनी चलाते थे और आईपैक इस कंपनी का जो काम था वो जो चुनाव की कैंपेनिंग होती है, जो उसकी रणनीति होती है, वो तैयार करना था। आज प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि भाषण लिखा करता था, आज वो बता रहे हैं कि देखो वो भाषण तो गलत हो गया, देखो नरेंद्र मोदी वैसा नहीं करते हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर की जो आत्मा थी या प्रशांत किशोर का जो जमीर था, जब वो अपने लिए काम करते थे तब मर गया था? क्या तब उन्हें बिहार की जनता की याद नहीं आई थी कि हाँ भाई, मैं ये जो काम कर रहा हूं राजनेताओं के लिए, ये गलत काम कर रहा हूं, जो मैं भाषण तैयार कर रहा हूं, जो जनता को लुभाने के लिए मैं अभियान चला रहा हूं, ये मैं गलत काम कर रहा हूं, इससे बिहार की जनता का भला नहीं होगा? नहीं, तब प्रशांत किशोर को यह याद नहीं आई। आज जब प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी स्थापित कर चुके हैं, जन स्वराज के संस्थापक बन चुके हैं, तो प्रशांत किशोर को याद आ रहा है कि प्रशांत किशोर भाई, तुम तो बिहार के बेटे हो, बिहार की जो खामियां हैं इसे बदलने कोई और नहीं आएगा, तुम्हें आना होगा। और आज प्रशांत किशोर बिहार के नेता नहीं, बेटा के तौर पर घर घर में जा रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो रैलियां हैं उसमें लाखों की तादाद में भीड़ सुनने आ रही। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भीड़ कभी किसी राजनेता को सुनने नहीं आती है, आती है, लेकिन वो जो भीड़ का एक जो दायरा रहता है, अगर वहां पर 100 लोग मौजूद हैं तो जो 20 लोग हैं वो अपने मन से सुनने आते हैं, जो 80 लोग हैं वो सुनने के लिए बुलाए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। और ये हर चुनावी जनसभा में होता है, हर चुनावी रैली में होता है। जिम्मेदारी अलग अलग दी जाती है। देखिए, कुछ लोग हैं जो सीधे मजदूरी देते हैं कि आपको इस रैली में आना है, आपको 250 से 300 रुपए मिलेगा, 2 घंटे की रैली होगी और आपको सुनकर चले जाना है, आपको भीड़ बनकर जाना है। कुछ जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आप अगर लोकल नेता हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं या आप कोई ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अपने ब्लॉक से 15 लोग लेकर आना है और इस तरह भीड़ जुटाई जाती है। इस मामले में प्रशांत किशोर से माहिर कोई नहीं है। प्रशांत किशोर की हर रैली में भीड़ देखने के लिए मिल रही है क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये भीड़ प्रशांत किशोर को सुनने के लिए नहीं आती है, ये भीड़ इसलिए आती है क्योंकि प्रशांत किशोर कैसे बुलाते हैं ये सबको पता है। अब एक बात जो मैं यहां पर कहने के लिए आया हूं, बिहार में जब सिवान में प्रशांत किशोर एक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात की। एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं जातियों पर लड़ाई नहीं करवाऊंगा, मैं जातियों की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम धर्मों की बात नहीं करने आया हूं, मैं यहां पर किसी भी मजहब की बात नहीं करूंगा,
मैं आपको 5 किलो आलू प्याज या अन्न की बात नहीं करूंगा, चावल गेहूं की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं। बिहार का सब कुछ कहां ले जाया जा रहा है? गुजरात ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि यहां पर मैं ये फैक्ट्री लगाऊंगा, लेकिन बिहार आते हैं तो कहते हैं मैं आपको 5 किलो अनाज दूंगा। एक बिहारी पर उन्होंने कहा कि 100 गुजराती हावी हैं। अगर आप गुजरात में देखेंगे तो एक गुजराती के लिए 100 बिहारी मजदूरी कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, यानी कि सीधा सा एक दायरा खड़ा करना है। अब अगर राजनीति में आ गए हैं तो तमाम बातों को भूल जाना है। हम आपको बिहार बनाम गुजरात की लड़ाई में फांस देंगे, हम आपको फांस देंगे दूसरी लड़ाइयों में, हम आपको कहेंगे कि प्रधानमंत्री बिहार को कुछ ही नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर से मुझे उम्मीद नहीं थी। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो टीवी चैनल्स में नजर आते हैं तो जुबान से ही आंकड़े रख देते हैं और बता देते हैं कि कैसे दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, दूसरी पार्टियों की कहां क्या स्थिति है। क्या प्रशांत किशोर भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया है? लेकिन यह बात शायद प्रशांत किशोर राजनीतिक मंचों पर अपने कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये कह दिया तो यह बात गलत साबित हो जाएगी कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर बिहार की जनता को यह नहीं बता सकते हैं कि जिस बिहार को दशकों तक कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के राज ने जंगल में धकेल दिया था, कैसे आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में उस बिहार को गड्ढे से निकालने का काम किया जा रहा है। बिहार को पटरी पर लाया जा रहा है, सुशासन वहां पर लाया जा रहा है, जंगल राज को खत्म किया जा रहा है। लेकिन ये बातें प्रशांत किशोर जनता के सामने नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के मन में दिल्ली वाली राह नजर आ रही है। दिल्ली में जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल का खाता खुल गया, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से केजरीवाल को फायदा मिला, केजरीवाल को कुर्सी मिल गई, वही राह आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उनको लग रहा है जनता के सामने जाओ, पूरा मैनेजमेंट बनाओ और जनता के मन में ये बात अपने आप को एक विकल्प के तौर पर डाल दो कि हां, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, सिर्फ प्रशांत किशोर, जन स्वराज। और ये सिर्फ प्रशांत किशोर की एक राजनीति नहीं है, दरअसल उन्होंने ये काम किया है। उन्हें लगता है कि एक बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट कैन मेक हिम विन इनटू द इलेक्शन, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, उन्होंने भाजपा को जिताया है, वो ऐसा मानते हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं मानते कि भाजपा को जनता ने जिताया है। अगर उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया तो प्रशांत किशोर ये मानते हैं कि उन्होंने टीएमसी को जिताया है, वो ये नहीं मानते हैं कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को जिताया है। यही बात प्रशांत किशोर आपको कहते हुए नजर आ जाएंगे कि मैंने राजनेताओं को जिताया, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए काम नहीं किया, उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया। ये एक ऐसी एक चाल है जिसमें प्रशांत किशोर को लग रहा है कि बिहार की जनता शायद अगर आ जाए, और एक बार अगर बिहार की जनता इस चाल पर आ गई तो प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक स्टार्टअप की कहानी है, जो आईपैक, देखिए आईपैक के साथ क्या हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने भाजपा से भी मांग की। उस टाइम वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 2014 में अपना एक विभाग चाहते थे, भाजपा ने मना कर दिया। इस पर उनकी अमित शाह के साथ बात नहीं बन पाई। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने उनसे काम तो लिया, लेकिन बहुत कुछ उन्हें नहीं दिया। कांग्रेस में गए तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर भी यही मांग की कि मुझे अपना एक नेतृत्व चाहिए जहां मैं फैसले लूंगा, मैं निर्णय लूंगा। जाहिर सी बात थी, कांग्रेस जैसे एक पार्टी जो परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, वो प्रशांत किशोर को अपने ऊपर कभी भी नहीं ले सकती थी। जब हर तरफ से प्रशांत किशोर को निराशा मिली तो उनकी नजर बिहार पर जाकर टिकी। चुनाव नजदीक था, 2022 में उन्होंने अपनी जन स्वराज पदयात्रा शुरू कर दी। उन्होंने जनता के बीच में जाकर दिखाया कि देखिए मैं आ गया हूं, अब आप मुझे सिर आंखों पर बैठा लीजिए। तो ये बिहार की जनता को अब तय करना होगा कि उन्हें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसके नेतृत्व में देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं, जिसके नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक विकास की सड़कें बहती हैं, जहां पर विपक्ष का नेता, ये बात बहुत सुनने लायक है, उमर अब्दुल्ला, जिनकी ना तो विचारधारा भाजपा से मिलती है, ना तो उनका कोई राजनीतिक गठबंधन भाजपा से, वो तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसलिए तारीफ करते हैं कि जब विकास की बात आती तो पीएम मोदी का जो दायरा है, उनका जो कद है, वो तमाम राजनीतिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन अगर एक राजनीतिक रणनीतिकार ये बात कहने लगे अब जाकर कि बिहार के साथ भेदभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए सत्ता का जो लोभ है, सत्ता की जो लालच है, और बिहार चुनाव में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उसमें अब सिर्फ लालू प्रसाद यादव परिवार की नजर नहीं है, अब सिर्फ उसमें कांग्रेस की नजर नहीं है, बल्कि उसमें अब प्रशांत किशोर की नजरें भी टिक चुकी हैं।
और अब प्रशांत किशोर धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है एक्सपोज होते जा रहे हैं कि आपकी कथनी में और आपकी पिछली करनी में कितना बड़ा फर्क था। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ